दोस्तों यह घटना है 12 अक्टूबर 1972 की, जब साउथ अमेरिका में मौजूद यूरुग्वाय देश से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है। यह हवा जहाज जा रही थी चिली देश की राजधानी सेंटियागो में, जिसमें सवार थे उरुग्वे और क्रिश्चियन क्लब के हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर। दरअसल इस प्लेन में टोटल 45 लोग थे, यानी इन प्लेयरों के कुछ फैमिली मेंबर साथ ही कुछ फ्रेंड भी जा रहे थे। यह उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं थी, बल्कि उरुग्वाय से सेंटियागो तक जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में मिलती है दुनिया की सबसे खतरनाक एंडीज की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ साउथ अमेरिका में मौजूद दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर तक है। और हिमालय के बाद दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती है। और ये बर्फीले खतरनाक पहाड़ उस दिन इन लोगों के लिए खतरनाक काल बन के साबित हुआ। तो आइए जानते हैं 1972 में घटी एक रियल स्टोरी के बारे में। 12 अक्टूबर को प्लेन टेक ऑफ करने के बाद पायलट को कुछ ही घंटों के बाद पता चलता है कि आज पहाड़ियों पर काफी ज्यादा मौसम खराब है, जिसकी वजह से पायलट ने उस दिन प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा में सही सलामत उतार दिया। और अगले ही दिन दोबारा प्लेन टेक ऑफ करती है 12:18 पर। और पायलट का मानना था कि आज का मौसम काफी ज्यादा साफ है, तो आज आसानी से एंडीज की पहाड़ियों को पार किया जा सकेगा। और अगले कुछ घंटों तक मौसम साफ होने की वजह से उनका सफर काफी ज्यादा सुहाना रहता है। लेकिन 3:20 पर पायलट ने सोचा कि वे सेंटियागो के काफी करीब पहुंच गए होंगे और वे प्लेन को धीरे धीरे बादलों से नीचे उतारने लगते हैं। लेकिन वे अभी भी सेंटियागो के माउंटेन के ऊपर ही उड़ रहे थे, क्योंकि इस शहर के नजदीक में काफी बड़े बड़े पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंदाजा तक नहीं हो सका। और जैसे ही प्लेन नीचे उतरने लगता है तो प्लेन में एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से अंदर में बैठे सभी लोग अचानक से डर जाते हैं। इसी बीच प्लेन के करीब काफी सारे बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से पायलट को आगे कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे उतरने लगता है तो इमरजेंसी सायरन बज उठता है। अंदर में बैठे सभी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। उनमें से एक प्लेयर ऐसा था जो कि खिड़की से बाहर देखता है तो उसे काफी नजदीक में पहाड़ नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही बादलों को चीरता हुआ प्लेन बाहर निकलती है तो पायलट को काफी नजदीक में बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं। और पायलट पूरी तरह से घबरा जाता है और अपनी पूरी जान लगा देता है प्लेन को ऊपर उठाने में। लेकिन बदकिस्मती से पीछे का हिस्सा चट्टान से टकरा जाता है और पीछे का हिस्सा पूरी तरह से अलग हो जाता है और आगे का हिस्सा ऊपर की ओर जाने लगता है। इसी बीच 3 लोग हवा में उड़ जाते हैं और आगे का हिस्सा बहुत दूर जाकर बर्फ में स्लाइड करते हुए एक आखिरी टक्कर होता है और इस क्रैश से 12 लोग मर जाते हैं। इस टकराव से काफी लोग जख्मी हो जाते हैं, एक का पैर कट जाता है और कई सारे प्लेन के सीट बाहर निकल कर फेंका जाते हैं। और आगे में जो कॉकपिट था उनमें सवा 2 पायलटों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और साथ ही 45 पैसेंजर में से 33 लोग इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं और अभी भी वे जिंदा हैं। लेकिन काफी ज्यादा बुरी हालत में इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिनको काफी कम चोटें आई थी। और यह प्लेन एंडीज के किसी अनजान पहाड़ियों में 3,570 किलोमीटर हाइट पर किसी जगह पड़ा हुआ है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता है कि वे कहाँ पर हैं। और रिसर्च करने पर पता चलता है कि वे 80 किलोमीटर दूर तक भटक गए थे अपने लोकेशन से। और उस समय जो उन्हें महसूस हो रहा था उसे आप एहसास भी नहीं कर पाओगे। क्रैश होने के तुरंत बाद कई लोग जख्मी थे तो कुछ लोग मारे गए थे, लेकिन 2 जन ऐसे थे जो कि बहुत कम चोट आई थी। दरअसल वे दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, तो उन्होंने तुरंत ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। क्रैश होने के 1 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। उसमें 4 हेलीकॉप्टर एंडीज की पहाड़ियों में जाकर इन लोगों को खोजने लगी। रेस्क्यू टीम को खोजते खोजते रात हो गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वे जिस जगह क्रैश हुए थे वे सिर्फ सफेद बर्फ ही था और प्लेन का कलर भी सफेद ही था। साथ ही काफी ज्यादा कोहरा भी छाया हुआ था। 13 अक्टूबर को बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि वे इस जगह जैसे तैसे एक रात गुजार लेंगे और ठंड से बचने के लिए प्लेन के खुली जगह को कई सारे बैगों से बंद कर दिया, ताकि प्लेन के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। बाहर तो काफी ज्यादा ठंड हो रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि अगला दिन उन्हें कोई ना कोई ढूंढ लेगा। लेकिन ज्यादा जख्मी लोग उस रात को सरवाइव नहीं कर पाए और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। 33 में से अब 28 लोग ही सुबह तक जिंदा थे। और अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर को इन लोगों को खोजने के लिए 3 देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया, जिसमें अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय देश शामिल थे। इन 3 देशों ने 11 हेलीकॉप्टरों को एंडीज की पहाड़ियों पर उन लोगों को खोजने के लिए लगा दिया और ये 11 हेलीकॉप्टर उनके द्वारा तय लोकेशन पर सुबह से शाम तक खोजती रही, जिनमें से एक लोकेशन क्रैश साइट का था, मगर फिर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उधर बचे हुए प्लेयर्स ट्रेड करते हैं लिपस्टिक का यूज करके प्लेन की छतों पर SOS लिखने का, मगर उन्हें जल्दी ही रियलाइज होता है कि उनके पास उतनी सारी लिपस्टिक नहीं है SOS लिखने का। फिर वे दोबारा कोशिश करते हैं सफेद बर्फ पर बहुत सारे बैगों को लेकर X निशान बनाने का, लेकिन यह आइडिया भी उनका फेल हो जाता है। और उसी दिन क्रैश साइट से 3 हेलीकॉप्टर क्रॉस करती है, लेकिन उन्हें देख नहीं पाती है। इसी कोशिश में वह दिन भी गुजर जाता है और अगला दिन 15 अक्टूबर को उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वे स्टील के टुकड़ों पर बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद करके पानी को इकट्ठा करते हैं और बोतलों में भरकर पीने लायक बनाते हैं। और अब उन्हें पूरी तरह से पता चल चुका था कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला है।
और इधर जिसके पैर में चोट लगा हुआ था वह भी कोमा से बाहर निकल जाता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां मारी जा चुकी है और उसकी 19 साल की बहन काफी ज्यादा इंजर्ड है, जिसे बचाने के लिए पराडो अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं, उसके लिए खाना पानी लेकर आते हैं और उसे अपने हाथों से खिलाते हैं। लेकिन 8वें दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है और साथ ही खाना पानी और ठंड के अलावा उनके पास और एक प्रॉब्लम सामने आ गई। दरअसल जब भी सूरज की रोशनी सफेद बर्फ पर पड़ती है तो इसे किरणें रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों को काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इससे बचने के लिए उनके पास सिर्फ 3 ही सन ग्लासेस थे। 21 अक्टूबर को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर देते हैं, यानी क्रैश के 8वें दिन बाद उन्हें लगता है कि वे इस क्रैश में सारे लोग मारे गए होंगे और 142 घंटे के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और इसी बीच उधर बचे हुए लोगों को प्लेन के अंदर एक रेडियो मिलता है, जिसे वे ऑन करने की कोशिश करते हैं एक बड़ा सा एंटीना बनाकर। रेडियो तो ऑन हो गया था, लेकिन दिक्कत यह थी कि यह 1 वे कम्युनिकेशन था, यानी इस रेडियो में आप सिर्फ आवाज ही सुन सकते हैं और कुछ भी संदेश नहीं भेज सकते। 11 दिन बाद इसी रेडियो से उन्हें पता चलता है कि उनको खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जिसे सुनने के बाद उनमें से काफी लोग रोने लग गए। और 11 दिन बाद उनके पास खाने की पूरी सामानें खत्म हो गई थी। वैसे तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वे जिंदा रहने के लिए प्लेन के सीटों से लेदर को निकाल काट कर खाने लगे थे, यानी इसे खाने के बाद काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और इस टाइम तक उन्हें भूख से तड़प कर मरने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तो उन्होंने भूख से बचने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बर्फ में पड़े अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव और अपने फ्रेंड के डेड बॉडी को खाने का फैसला किया। यह फैसला लेना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और यह आइडिया सबसे पहले कनेसा को आया, तो उसी ने ही जाकर इसे सबसे पहले ट्राई किया। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने इसे ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। 2 दिन बीत जाने के बाद जिंदा रहने के लिए उन्हें मजबूरन ही उसे खाना पड़ा और हालत इससे ज्यादा और क्या ही खराब हो सकते हैं। लेकिन जब वे उस दिन रात को प्लेन के अंदर सो रहे थे तो उन्हें बाहर गरजने की काफी ज्यादा तेज आवाज सुनाई मिली। बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिससे पहाड़ों के ऊपर जमी मोटी चादर बर्फ की नीचे फिसलकर आने लगी और यह बर्फ सीधा प्लेन के ऊपर गिर गया, जिससे प्लेन बर्फ के अंदर दफन हो गया और साथ ही प्लेन के अंदर सो रहे सभी लोग बर्फ में दब गए। और इसी बीच बर्फ में दम घुटने से 8 लोगों की इस समय मौत हो गई और अब सिर्फ बचे हैं 19 लोग, जो कि कुछ दिन तक उसके अंदर ही रहकर मौसम साफ होने का इंतजार किया। और मौसम साफ होने के बाद एक मेटल की मदद से बर्फ को खोद कर वे बाहर निकल गए। उसके बाद उन लोगों को रियलाइज होता है कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला है। तब वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। तब उनमें से डिसाइड करते हैं कि इनमें से 3 लोग जो कि आगे हेल्प मांगने के लिए यहाँ से निकल कर जाएंगे और कुछ खाना पानी लेकर वे मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं। और वेस्ट की ओर चलते चलते उन्हें प्लेन का पिछले वाला हिस्सा मिलता है, जो कि पहले ही क्रैश हो गया था, जिसमें काफी सारा चॉकलेट और खाने का सामान था। इस प्लेन में एक बड़ा सा बैटरी था जो कि 22 किलो का था, जिसे उठाकर उनके लिए क्रैश साइड पर पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो वे डिसाइड करते हैं कि वे पहले क्रैश साइड में जाएंगे, वहां से रेडियो उठाकर फिर यहाँ पर लेके आएंगे, फिर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस प्लेन में उन्हें 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी मिलता है, जो कि दोनों तरफ से सुना और बात किया जा सकता है। तो वे इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाता है। फिर वे डिसाइड करते हैं कि अब वे वेस्ट की और चलते जाएंगे और ऐसे ही चलते चलते वे काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें गाँव का कोई भी आता पता नहीं मिलता है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वे काफी ज्यादा गलत डायरेक्शन में आ गए हैं और उनमें से एक जन जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो वे डिसाइड करता है कि वह वापस क्रैश साइट पर जाएगा और 2 जन हेल्प मांगने के लिए आगे जाएंगे। और इधर 59 दिन के बाद बर्फ का और एक मोटा लेयर फिसल कर आ जाता है, जिससे 3 लोगों की और मौत हो जाती है और अब सिर्फ 16 लोग ही बचे हैं। और उधर 2 लोग कई दिनों तक पहाड़ों को पार करते हुए चलते जाते हैं जब तक उन्हें एक गाँव नहीं मिलता है। और फाइनली एक दिन एक ऐसी गाँव में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है और 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद उन्हें 20 दिसंबर को खेतों पर पहली बार गाय नजर आती है। और उस समय तक वे इतना ज्यादा थक गए थे कि उनसे और आगे चला ही नहीं जाता। लेकिन तभी नदी के दूसरी साइड में घोड़े में बैठे 3 लोग नजर आते हैं। पराडो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के पानी की शोर की आवाज की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पाती। और तभी एक जन की नजर उन पर पड़ती है और वे टुमारो कहकर वहाँ से चले जाते हैं, यानी वे कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। और अगले दिन वे दोबारा घोड़े में बैठकर आता है अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर, और फिर उस पेंसिल और पेपर को पत्थर में लपेट कर उनकी ओर फेंक देता है। और पराडो को पहली बार मौका मिलता है दुनिया को अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में बताने की। और पराडो उस पेपर पर अपने साथ हुए सभी घटनाओं को लिख देता है और वह आदमी उस पेपर को पढ़कर अपना सिर हिला देता है कि मैं समझ गया हूँ, क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिन पहले इन पहाड़ियों में प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन वह काफी ज्यादा हैरान था कि वे लोग अभी भी कैसे करके जिंदा बचे हैं। और वह आदमी जल्द से जल्द शहर जाता है आर्मी कमांड को इस बारे में बताने के लिए। और आर्मी कमांड को जैसे ही पता चलता है तो चिली की एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल जाती है। आर्मी कमांड पराडो और कनेसा को साथ लेकर गए थे क्रैश साइट का पता लगाने के लिए। और फाइनली 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, फिर इनका इलाज किया जाता है और इस क्रैश में टोटल 16 लोग ही जिंदा बचे थे। यह थी दिल दहला देने वाली एक रियल स्टोरी।